आज की पहली खबर में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर फैसला लिया गया है। 4 राज्यों में प्रभारी बनाने पर सहमति हुई। दूसरी बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में विधायकों को दिए जाने वाले सरकारी फंड में हो रहे भेदभाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मुझे ये पत्र लिखते हुए अत्यंत खेद और चिंता हो रही है। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर परिवहन घोटाले का मुद्दा उठा। इस बार सौरभ शर्मा मामले से जुड़े सवाल विपक्ष ने सरकार के सामने रखे। वहीं परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। अफेयर्स कमेटी की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर फैसला लिया गया। 4 राज्यों में प्रभारी बनाने पर सहमति हुई। गुजरात में गोपाल राय प्रभारी, दुर्गेश पाठक सह प्रभारी बनाया। गोवा में पंकज गुप्ता प्रभारी, पंजाब में मनीष सिसोदिया प्रभारी और सत्येंद्र जैन सह प्रभारी। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए दीपक पाठक प्रभारी बनाए गए हैं। दिल्ली का अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और जम्मू कश्मीर के लिए महराज मलिक को जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश प्रभारी बनाया है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। सौरभ भारद्वाज गोपाल राय की जगह लेंगे। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की बैठक में अहम फैसला लिया गया है कि अब भोपाल राय दिल्ली में आपके प्रदेश संयोजक की भूमिका में नहीं रहेंगे। सौरभ भारद्वाज ने पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा, हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरा मानना है कि हारने के बाद संगठन का निर्माण करना सबसे आसान होता है। पार्टी की हार के समय भी जो आपके साथ रहता है वह दरअसल खरा सोना होता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। आपने पीएसी की बैठक की और उस बैठक के दौरान मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का इस समय सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि कैसे दिल्ली के बाद अब पंजाब में वही स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको मजबूत करा जाए। तो संगठन के तौर पे मनीष सिसोदिया जी को वहां ले जाया गया है और सह प्रभारी के रूप में सत्येंद्र जैन जी को वहां ले जाया गया कि वो लोग पंजाब में स्थिति कुछ अच्छी करने के लिए वहां पे काम करें और साथ में जो उनका एक्सपीरियंस है दिल्ली में उसे वहां इस्तेमाल करें। लेकिन हमें ये भी साथ में देखना होगा कि दोनों लोग बहुत से आरोपों में ग्रसित है और सत्येंद्र जैन जी पे तो और भी तरह तरह के नए आरोप लग रहे हैं, सब जांच के घेरे में है। तो क्या बंगाल चुनाव की टीम भी समय समय पे दिल्ली पुलिस के पास आती रहेगी सवाल जवाब के लिए? और केजरीवाल जी कैसे देखते हैं पंजाब का भविष्य? जी, जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हार मिली है, तो वहीं वापस से पंजाब के अंदर रिपीट ना हो जाए। साथ ही एकमात्र स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी को आज जो भी आता है वो पंजाब से है। सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को वहां ले जाया गया है। वहां उन्हें सरकारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के नेतृत्व में होने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग आज ये देख रहे हैं, जनता आज ये देख रही है कि आज आपने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी को, जो कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री थे और बड़े पद से सुशोभित थे, उनको अब आप पंजाब ले गए हैं। केजरीवाल जी भी सारा टाइम अब पंजाब में दे रहे हैं। तो दिल्ली में जब वो मुख्य विपक्ष में है, वो दिल्ली में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? क्या दिल्ली में उन्हें किसी की जरूरत नहीं है? क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करना चाहते? दिल्ली की बीजेपी सरकार को फ्री हैंड देना चाहते हैं सारे शीर्ष नेतृत्व को, जो भी उनके संग मंत्रीगण गए थे। एक सौरभ भारद्वाज जी को छोड़ के बाकी सबको उन्होंने अलग अलग जगह का प्रभारी बना के कोई ना कोई और जिम्मेदारी दे दी है दिल्ली से हटा के। जी, पहले भी जो आपके नेता है उन पर कई केस दर्ज है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हो। तो क्या दिल्ली में उन्होंने जो भी जिम्मेदारी निभाई है, तो क्या पंजाब में वो अच्छी तरीके से, अगर उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे?
देखिए, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ने पंजाब में कभी काम नहीं किया। उनके पास पंजाब में काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब पंजाब में सरकार बनी थी या उससे पहले जो ग्राउंड वर्क था, ये लोग उस समय दिल्ली में मंत्री थे और दिल्ली का कार्य करते थे। दूसरे, इसमें पीएसी की बैठक में एक और अहम चीज देखने वाली है कि राघव चड्ढा जी को कोई प्रभार नहीं दिया गया, जो कि पंजाब की जीत में बहुत जिम्मेदार माने जाते थे। बहुत दिनों से वो पार्टी के फ्रंट पे आते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। तो अंदर पार्टी के पंजाब में क्या चल रहा है, इसके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी पंजाब में टूट की तरफ जा रही है, क्या पंजाब में कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। आम आदमी पार्टी क्या पंजाब में अपने नेतृत्व को संभाल पा रही है, क्योंकि दिल्ली से आप जिन लोगों को लेके जा रहे हो, उन्होंने ना पंजाब में कभी काम करा है, ना जमीनी स्तर पे इन्होंने वहां पे लोगों को देखा है, उनकी समस्याएं सुनी है। और दिल्ली में अगर ये अच्छे रूप से अपने कार्य को कर रहे होते तो दिल्ली में इन्हें सरकार से बाहर न जाना पड़ता। इसलिए अगले कुछ दिनों में ये पता चलेगा कि क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी को पंजाब ले जाने से कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। जी, सौरभ भारद्वाज ने भी पार्टी की नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा है कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरा मानना है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना काफी आसान हो जाता है। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी की अपनी जगह छवि ठीक है, वो अपना काम करते हैं। पार्टी ने अब उन्हें दिल्ली का नेतृत्व दिया है, दिल्ली में वो काम करेंगे, लेकिन इस समय वो विधायक भी नहीं है। दिल्ली की जनता की समस्याएं कैसे वो दिल्ली की जनता को दूर करा के देंगे, कैसे वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे, कैसे वो प्रदेश सरकार के पास जाएंगे, ये देखने का विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा समय दिल्ली में देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें भले ही चुनाव में इतनी सीटें नहीं दी कि वो चुनाव जीत पाए, लेकिन उन्हें मुख्य विपक्ष की भूमिका दी है। और अगर वो उस भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे तो दिल्ली में आगे उनकी स्थिति और खराब होती जाएगी। जी, अब देखना होगा कि जो मनीष सिसोदिया है पंजाब में प्रभारी बनाए गए तो अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं या नहीं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यूपी में अब उपद्रव नहीं उत्सव मनाए जा रहे। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। भाजपा के नेताओं और गोसाईगंज में सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने योगी का स्वागत किया। इसके बाद सीएम सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहाँ पूजा अर्चना के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक निर्माण कार्यों का जायजा लिया। योगी यहां से कला और साहित्य महोत्सव में पहुंचे। यहां 1148 युवाओं को 47 करोड़ रुपए का चेक बांटा। उन्होंने कहा अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अवसर की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत का युवा जब जॉब लेने वहां नहीं बल्कि देने वाला बन रहा है। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। अनेक लोगों के लिए नए नए रोजगार का सृजन इनके माध्यम से हो रहा था और उसी उद्यम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने
अयोध्या का दौरा किया और उसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमें राम मंदिर के बदले अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो हम सत्ता भी गंवा देंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या दौरा था और उस दौरान तमाम बातें रखी। अयोध्या में जो विकास हो रहा है और अयोध्या के पार्टी की सरकार ने जो है को गिराने का काम किया है। इसके साथ आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि अगर अयोध्या के लिए हमें सत्ता भी गंवानी पड़े तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की किया था। उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर कभी ऐसा आया या सत्ता हमें गंवानी पड़ी तो राम मंदिर के लिए हम सत्ता गंवाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या में नहीं रहेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर भी कहा कि पहले यूपी में जो है युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रही है। यूपी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है, युवा सशक्तिकरण बढ़ रहा है। इसके साथ ही महिला उद्यमी भी तेजी से जो है लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को यहाँ उद्यम मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जो विकास कार्य हुए उनको भी गिनाया है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में सबसे पहले जो भगवान हनुमान का उन्होंने पूजन किया। इसके साथ ही रामलला से उन्होंने दर्शन किए, वहां भी पूजन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो है उत्सव मनाए जाते थे। पहले जो पत्नी उत्सव में कहीं ना कहीं जो है व्यवधान पैदा करते थे। निश्चित रूप से देखिए अयोध्या का जो विकास जो कायाकल्प हुआ है तो ये ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुशल नेतृत्व में यहाँ पर जो है विकास के चारों आयाम यहाँ लिखे गए हैं। सही मायने में देखा जाए कि अयोध्या का विकास अगर किसी को श्रेय जाता है और जो श्रेय मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है, जिनके कुशल नेतृत्व में और सही नीति और मार्गदर्शन में यहाँ पर विकास की जो पराकाष्ठा लिखी गई है वो अद्वितीय है। राम मंदिर आंदोलन के बाद जिस तरीके से यहाँ एक सस्पेंस बना हुआ था और एक कयास लगाए जा रहे थे कि जब कभी राम मंदिर का निर्माण होगा या फैसला जब आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर उपद्रव होगा, लेकिन आज उपद्रवी भी उत्सव मना रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सद्भावना के साथ राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके साथ ही वहाँ सभी को रोजगार मिल रहा है, विकास में सभी भागीदार हैं, विकास के नाम से आज अयोध्या की पहचान बनी है। तो वो रोजगार के साथ लोग भी तेजी से बढ़े हैं। वही आत्मनिर्भर यूपी हो रहा है तो भारत भी आत्मनिर्भर यूपी के साथ बन रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा उत्तर प्रदेश से देने को लेकर केंद्र सरकार को वादा किया था, उसकी ओर लगातार जो है आगे बढ़ रहा है। पूर्व की सरकारों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में लोग यहाँ पर युवाओं को उद्योग व्यापार धंधे नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमारी सरकार की नीतियों से आज युवा सक्षम रूप से यहाँ पर जो उद्यमी बन रहे हैं और उन्हें यहाँ मुख्यमंत्री जो योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं उनके तहत उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। उन्हें जो लोन यहाँ पर दिए जा रहे हैं उससे वो व्यापार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने परिवार को मजबूत बना रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो निर्देशन में यहाँ काम हो रहा है उससे आने वाले समय में भारत जो है आर्थिक रूप से सशक्त होगा और हमारा देश एक बार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे खड़ा होगा। जी, सीएम योगी का ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो अगर जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनेगा, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश है वो आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच के माध्यम से कई बार उन्होंने इस बात का जोर दिया है कि हम जॉब देने वाले भी बने, क्योंकि इस तरीके से हम दूसरे के परिवार का दूसरे का भी भरण पोषण कर सकेंगे। इसलिए उद्योग धंधों की तरफ हमें तेजी से ध्यान देना चाहिए। देखिए अभी देश भर में जिस तरीके से गुजरात का एक उदाहरण दिया जाता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापारी हुए, इसलिए उत्तर प्रदेश से इसी पद पर मुख्यमंत्री आना चाहते हैं ताकि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य जहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो अपने सभी राज्यों में यही कोशिश कर रहे हैं कि तरीके से जो है अपने राज्य में युवाओं को उद्यम यहाँ पे दिए जाएं, वो रोजगार देने वाले बने। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो यूपी में इन्वेस्टर समिति उसके माध्यम से भी है अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ हो और उद्यमी यहाँ सामने निकल कर आए। युवा उद्यमी को उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया है ताकि वो अपने छोटे छोटे उद्यम के माध्यम से यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको देश और विदेश में यहाँ बेचकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
और साथ ही साथ देखिए रोजगार की बात हो, इतना बड़ा प्रदेश का 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी में जिस तरीके से सरकारी जॉब को लेकर जो अपेक्षाएं लोगों ने पाल रखी हैं शायद वो पूरी नहीं होती दिख रही है। एक सबसे बड़ा जो आर्थिक भार होता है राज्य के ऊपर वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है। तो ऐसे में जब लोग आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित रूप से देखिए जो प्रोडक्ट है वो केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी, भारत के बाहर भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में जो विदेशी मुद्रा है वो जब भारत आएगी, उत्तर प्रदेश में आएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ लोग जॉब देने वाले बनेंगे और इसके साथ ही भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जोर दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में विधायकों को दिए जाने वाले सरकारी फंड में हो रहे भेदभाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मुझे ये पत्र लिखते हुए अत्यंत खेद और चिंता हो रही है कि आपकी सरकार की ओर से प्रदेश में विकास निधि के आवंटन को लेकर गंभीर भेदभाव किया जा रहा है। पटवारी ने आगे लिखा, आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय निष्पक्ष और समान भाव से सभी नागरिकों की सेवा करने का वचन दिया था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य ये दर्शाता है कि सरकार पक्षपातपूर्ण संकीर्ण राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में जनता भी निवास करती है जो करदाता है और जिन्हें समान रूप से सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिलना चाहिए। यदि एक लोकतांत्रिक सरकार ही अपने दायित्वों का निर्वहन भेदभाव के आधार पर करने लगे तो इससे जनता का विश्वास प्रणाली से उठ जाएगा। आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पे देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायतें हैं। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही थी कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली है। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाया है, साथ ही डॉक्टर मोहन यादव को भी पत्र लिखा है और कहा है कि कांग्रेस विधायकों के साथ फंड देने में भेदभाव करती है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही सबसे पहले विधायकों से उनके विकास का रोड मैप सरकार ने लिया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ बीजेपी विधायकों को 15 करोड़ रुपए की राशि दी गई है विकास के लिए। वहीं इस बात का जिक्र किया जीतू पटवारी ने कि विधानसभा में जब यह चर्चा हुई तो उनके विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने ये स्वीकार किया। ये अलग बात है कि जब मीडिया से चर्चा हुई विधायकों की, चाहे कृष्णा गौर की हो या अन्य विधायकों की, तो उन्होंने कहा कि समान रूप से विकास निधि सभी विधायकों को दी गई है। हालांकि जीतू पटवारी का आरोप है कि 15 करोड़ रुपए जो विकास निधि के लिए दिया गया, विकास फंड के लिए विधायकों को दिया गया, बीजेपी विधायकों को दिया गया, उसका 60 से 65% जो राशि है वो कमीशन के रूप में चली गई।
चाहे वो सरपंचों से कमीशन हो, चाहे ठेकेदारों से कमीशन हो या अधिकारियों को कमीशन हो, तो कहीं ना कहीं उस जो 15 करोड़ की राशि है, विकास की निधि है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा जीतू पटवारी ने और कहा है कि उनको खेद है कि मध्य प्रदेश में विधायकों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में जो जनता रहती है, क्या वो टैक्स पे नहीं करती है? क्या विकास में सहयोग नहीं करती है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस बात के लिए जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जी, बीजेपी विधायकों को 40% कमीशन दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आरोप है, सियासत में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और जब तक तथ्य ना हो तब तक कोई बात की नहीं जा सकती। लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है और ये आरोप लगा रही है कि सरकार के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो बिना कमीशन के काम नहीं कर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर परिवहन घोटाले का मुद्दा उठा। इस बार सौरभ शर्मा मामले से जुड़े सवाल विपक्ष ने सरकार के सामने रखे। वहीं परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। पहले लोकायुक्त में, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने शिकायत की और अब इनकम टैक्स विभाग में सौरभ शर्मा मामले की शिकायत लेकर कांग्रेस विधायक दल जाएगा। उमंग सिंगार का कहना है कि जब तक परिवहन घोटाले की एक एक पैसे का हिसाब नहीं होगा तब तक कांग्रेस लगातार मांग करती रहेगी। टैक्स ने, केंद्रीय एजेंसी ने जो सोने की ईंटें जब्त की है, उस बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि इसमें कब तक जांच पूरी होगी और साथ में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए हम अनुरोध करेंगे इनकम टैक्स को। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, मध्य प्रदेश बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से परिवहन घोटाला का मुद्दा सदन में गूंजा है और एक बार फिर से सौरभ शर्मा मामले की सुनवाई पर, साथ ही उमंग सिंगार ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर सरकार ने इसको खारिज कर दिया है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। देखिए, परिवहन घोटाला का मामला बजट सत्र के पहले दिन से ही सदन में गूंज रहा है और विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि इसमें जो जांच हुई है उसमें लीपापोती की जा रही है और दोषियों को बख्शा जा रहा है। जो दोषियों के नाम है वो काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा मामले में जो 10 करोड़ कैश और 54 किलो सोना मिला है, उस मामले की अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई है और इसी बात को लेकर विपक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार और कांग्रेस का विधायक दल ईओडब्ल्यू भी गया था, लोकायुक्त भी गया था और आज इस बात की शिकायत करने के लिए आयकर विभाग भी पहुंचा था और आयकर विभाग में दस्तावेज जमा किए हैं और इसमें जहां तक नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि लगातार विपक्ष के मांग के बावजूद सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा पा रही है और इस बात का खुलासा होना चाहिए कि किन लोगों के पैसे हैं, किन लोगों के सोना है और परिवहन विभाग में जो घोटाला हुआ है इतना बड़ा, वो पूर्व मंत्रियों के किन किन के नाम है, किन अधिकारियों के नाम है, वो नाम भी सामने आने चाहिए। सौरभ शर्मा का कहना है कि जो 52 किलो सोना मिला है वो उनका नहीं है, उन्होंने अपने मामले से खारिज किया है। उन्होंने बोला है कि ये सोना मेरा नहीं है, तो फिर सोना किसका है? बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में इतनी जांच एजेंसियां हैं और लगातार, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये सभी सौरभ शर्मा मामले में जो आरोपी हैं और सह आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर जो इतनी बड़ी राशि और इतना सोना मिला है वो किसका है, कहां से आई है, क्या धरती ने उगला है या आसमान से गिरा है, कहां से वो आया है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन अभी तक इस मामले में पता नहीं चला कि वो गाड़ी कहां से निकल के आई और कहां लगी। तो इस बात का विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि किन लोगों की धनराशि है, ये बात का खुलासा सरकार को करना चाहिए। जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।